तो दोस्तों एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत वेलकम करता हूँ अपनी इस नई क्लास में। और जैसा कि आपको पता है, कल मैंने आपको 100+ एमसीक्यूज़ करवाए थे हिंदी के, और आपको 300 लगातार जो क्वेश्चन है मैंने आपको पिछले 3 वीडियो मैंने आपको करवा दिए हैं। और आज के इस वीडियो में 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हिंदी के, और प्लस आपको 100+ आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपके, वो करंट अफेयर के होंगे। काफ़ी लोग कहते हैं सर करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट है, करवा दीजिए। तो प्लस जो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो थोड़ा सा आप लोग इंतजार करिएगा। लोग यहाँ पर काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, तो सब लोग यार शेयर कर देना। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए चलना आप सभी को, अगर आपको पसंद आता है तो। सभी लोग रेडी हो जाइए, क्लास को स्टार्ट करेंगे। और 100+ एमसीक्यू हिंदी प्लस करंट अफेयर सब कुछ करने वाले इसी एक ही क्लास में, इसी एक ही टेस्ट में। क्लियर है? तो चलिए, सभी लोग रेडी हैं, प्रिपेयर हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन मिक्सअप आज मिलेगा देखने को आपको। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भैया जो ऊ है वो बड़ा ऊ है, इस ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। ऊ और बड़ा ऊ, फटाफट जवाब देते हुए चलिए। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो अगर हम बात करते हैं ऊ के बारे में और बड़ा ऊ के बारे में, तो देखिए ये ओष्ठ ध्वनि है। इनका उच्चारण स्थान जो होता है आपका क्या होता है दोस्तों? आपका ओष्ठ होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा पा फा बा भा मा, पा वर्ग जो होता है वो भी, उनका भी उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ ही होता है। क्लियर है? का वर्ग, चा वर्ग और आपका ये टा वर्ग मूर्धा हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यशोधरा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यशोधरा, फटाफट बताइए सर, यशोधरा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जवाब सभी लोग को देना है, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं। ऐसा नहीं कि एक लोग जवाब दो, दो लोग जवाब दो। जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, 100 250 जितने लोग जुड़ रहे हैं, सबको जवाब देना है। तो भैया यशोधरा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यशः प्लस धरा, जी हाँ दोस्तों, यशः प्लस धरा, ये आपका यशोधरा का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। और आप सभी को पता है ये किस संधि का उदाहरण है दोस्तों? आपका विसर्ग स्वर संधि का। जी हाँ बिल्कुल सही बात है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया महेश्वर्य में कौन सी संधि है? सभी लोग जवाब देते चले भाई, महेश्वर्य। फटाफट जवाब दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पहले हम लोग संधि विच्छेद कर लेते हैं। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा सर? आपका महाधन ऐश्वर्य। देखो सर आपका क्या आ जाएगा? महा प्लस ऐश्वर्य आ जाएगा। ए होगा ऐश्वर्य। तो ये मिलके आपका होता है महेश्वर्य। यहाँ पर देखिए आ प्लस ए मिलके ए हो जा रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर वृद्धि संधि। तो जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं वृद्धि संधि, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया सर? यहाँ पर वृद्धि संधि जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी, कई बार आपको ये क्वेश्चन मिल चुका है, कवियत्री जो है किस तरह से लिखा जाता है? कई बार आपको मिल चुका है। तो ये कवि और कवि तो होता नहीं है, और कवि यहाँ पर भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो कव है, याद रखिएगा, अगर आपको कभी भूल जाते हैं तो कव इतना याद रखना है, इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगता है। तो कवयित्री, जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया सर? आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी नहीं है? देखिए यहाँ पर कह रहा है कौन सी शुद्ध वर्तनी नहीं है। तो यहाँ पर कोई एक ऐसा है जो शुद्ध वर्तनी नहीं है, अशुद्ध है। फटाफट बताइए सर। शत्रुघ्न, अगर शत्रुघ्न की बात करते हैं तो ये तो देखा जाए तो बिल्कुल सही लिखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर परिणति लिखा गया, देखिए ये आपका अशुद्ध वर्तनी है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, परिणति जो है आपका अशुद्ध वर्तनी है। ये आपका कुछ इस तरह से लिखा होना चाहिए, परि तो सही है और अड़ा भी सही है, लेकिन अड़ा के बाद जो ती है इसमें छोटी लगना चाहिए था, तो परिणति होना चाहिए था। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, ये आपकी शुद्ध वर्तनी नहीं है। इसके अलावा और सारे के सारे आपके शुद्ध हैं। शत्रुघ्न, विभीषिका, अमिश, आमिष जो है आपका बिल्कुल सही रूप में लिखा गया है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं? बताइए कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी आपके जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं? श्याम है, उत्तर है, काला है। देखिए जातिवाचक आपको पता नहीं, देखो श्याम आ गया, श्याम तो आपका नाम होता है ना सर, तो ये आपका जातिवाचक नहीं है। बुढ़ापा, देखो बुढ़ापा आपका भाववाचक हो गया, तो ये भी नहीं होगा। लोहा, सोना, चांदी, ये तो कोई भी जातिवाचक नहीं, ये सारे के सारे आपके द्रव्यवाचक है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी देखो भैया, जुलाहा जातिवाचक, घोड़ा जातिवाचक, और मकान ये आपका जातिवाचक है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर 101% करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द की पहचान करना, आपको पुरुष लिंग शब्द की पहचान करना है। निधि, राशि, विधि और गीत। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलिए सर। यहाँ पर पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? निधि है, राशि है, विधि है और गीत है। जी हाँ, टाइम आपको मिल रहा है, जवाब सभी को देते हुए चलना है। तो भैया गीत की अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल सही बात है सर, जो गीत है यहाँ पर ये आपका पुरुष लिंग शब्द है। तो जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं गीत, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों?
बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित कारक और विभक्तियों के युग्म में से त्रुटिपूर्ण का चयन करना है। कारक और विभक्ति में से त्रुटिपूर्ण का चयन करना है। भाई कर्ता ने कर्म को होता है, देखिए देखने से लग रहा है भाई कर्म से कभी नहीं होता है, कर्म को होता है। बिल्कुल सही बात है सर, पढ़ते यहाँ पर जवाब आ गया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। भैया तुम क्या खा रहे हो, इस वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। तुम क्या खा रहे हो, यहाँ पर आपको सर्वनाम आपको बताना है, निजवाचक प्रश्नवाचक। तो देखिए यहाँ पर क्या खा रहे हो, तो क्या भी आपका एक सर्वनाम है और यहाँ पर तुम भी आपका एक सर्वनाम है, लेकिन तुम के लिए आपका यहाँ पर होना चाहिए था क्या, बेसिकली आपका होना चाहिए था पुरुषवाचक सर्वनाम, लेकिन यहाँ पर है नहीं ऑप्शन में, तो हम लोग प्रश्नवाचक को टिक कर देंगे। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया सर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि भैया निम्नलिखित में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। 10 में बताना, दो ही ऑप्शन है। सार्वनामिक विशेषण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह कलम किसकी है। तो यहाँ पर किस में सार्वनामिक विशेषण का यूज हुआ है, कुछ लड़के खेल रहे हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर विशेषण आपका यह है, यहाँ पर कुछ है। तो देखा जाए दोनों में आपका और यहाँ पर किसकी भी है, तो यहाँ पर देखा जाए तो यह कलम किसकी है। तो पहला ऑप्शन देखा जाए तो आपका यहाँ पहले ही ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण का यूज हुआ है। क्लियर है, यह कलम किसकी है में, तो आपका यह जो है आपका यह होगा या किसकी होगी, ये भी यहाँ पर क्लियर कर लीजिए एक बार सभी लोग, यह होगा या किसकी होगा। देखो यह जो है आपका यहाँ पर यह कलम, तो कलम को इशारा कर रहा है यह कलम, यानी कि आई होप यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए का पहला यही यह है, यह आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया ना सर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। इस वाक्य में जो बड़े है वो बेसिकली क्या है, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो क्षत्रिय बड़े साहसी हो, देखो साहसी आपका विशेषण, उस विशेषण की विशेषता बता रहा बड़े, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, प्राविशेषण। तो जितने भी साथी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं प्राविशेषण, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्षत्रिय जो है बड़े साहसी होते हैं, यानी कि प्राविशेषण यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्या कह रहा है कि भैया माँ बच्चे को नौकरानी द्वारा सुलवाती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है। जो माँ है बच्चे को नौकरानी द्वारा सुलवाती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है। फटाफट जवाब दिए सर क्वेश्चन नंबर 12 का। तो यहाँ पर देखा जाए तो सुलवाना, यहाँ पर ये क्रिया है ना, तो सुलवाना कैसी क्रिया है, सुलाना का सुलवाना हुआ, यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया है। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर जो इसका बी है प्रेरणार्थक, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा भैया। सुरेश गीत गा रहा था, यह वाक्य किस काल का है। भैया सुरेश जो है गीत गा रहा था, यानी कि भूतकाल का है, लेकिन कौन से भूतकाल का है बताइए सर, सामान्य, पूर्ण, आसन्न या अपूर्ण। फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए। कल ही मैंने आपको बताया था कि भैया यहाँ पर काम जो है पूरा नहीं हुआ है, यानी कि क्या हो जाएगा सर आपका अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। तो जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर 101% करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया ना सर। चलिए सामान्य भूतकाल सबको पता है, पूर्ण भूतकाल जिसमें काम पूरा हो चुका हो। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भैया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग के अकॉर्डिंग क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। देखो प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण की बात हो रही है। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ प्रयोग के अकॉर्डिंग क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं, एक आपका साधारण क्रिया विशेषण, एक संयोजक, एक आपका अनुबद्ध। तो ये जो 3 भेद होते हैं वो आपके हो गए यहाँ पर। तो याद रखिएगा यहाँ पर प्रयोग के अनुसार किया दिया गया ना, साधारण है, संयोजक है, अनुबद्ध है, लेकिन यहाँ पर जो यौगिक है ये यहाँ पर नहीं होगा। तो ये यौगिक जो है किसके अकॉर्डिंग होता है ये भी जान लो सर। जो यौगिक होता है ये आपका बेसिकली रूप के अकॉर्डिंग, जो रूप के अकॉर्डिंग क्रिया विशेषण का अनुभेद होता है उसके अंतर्गत आता है। रूप के अनुसार जो आपके क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं वो आपके आपके होते हैं क्रिया मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और आपका स्थानीय क्रिया विशेषण। तो ये चीज़ याद रखिए, यौगिक आपका रूप के अकॉर्डिंग आता है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है भैया 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पर्याप्तिवाचक क्रिया विशेषण है। पर्याप्तिवाचक बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, पर्याप्तिवाचक, पर्याप्त यानी कि पर्याप्त है, भाई मैंने बोल दिया पर्याप्त है। तो यहाँ पर केवल है, अधिक है, कुछ है, बहुत है। फटाफट जवाब दीजिए सर। तो देखा जाए तो यहाँ पर जब बोले बस अब बहुत हो गया, केवल मुझे केवल इतना चाहिए, यानी कि केवल यहाँ पर पहला देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है ये पर्याप्तिवाचक हो जाएगा। इसके अलावा बस, केवल, काफ़ी या चेष्टा और भी यथेष्ट हो सकता है, ये जो होते हैं आपके पर्याप्तिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है, चाहे
चलिए, और इसके अलावा यहाँ पर जो कुछ है और लगभग होता है, जो थोड़ा होता है, और ये बेसिकली आपके न्यूनता बोधक के अंतर्गत आते हैं। और अधिक हो गया, बहुत हो गया, ये आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे? बताइए सर। अधिक, बहुत, ये सब बेसिकली आपके आ जाएंगे अधिकता बोधक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को चिन्हित करना आप सभी को। तत्सम शब्द यहाँ पर कौन सा जाएगा? अंगीठी, आंचल, उपरोक्त या ईख? फटाफट जवाब दिए सर। अंगीठी है, आंचल है, उपरोक्त है या ईख है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भैया यहाँ पर जो आंचल शब्द है, ऑप्शन नंबर जो इसका सी है, आंचल शब्द, ये आपका तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है? आंचर होता है। क्या होता है दोस्तों? आपका आंचर होता है, ये भी याद रखिएगा। कई बार आपका तत्सम से तद्भव भी पूछा जाता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अंगीठी, उपरोक्त और ये आपका ईख जो है तद्भव शब्द है। अंगीठी का अंगिष्ठिका होता है, उपरोक्त का उपर्युक्त होता है, और ईख का कई बार पूछा गया है इक्षु होता है। क्या होता है दोस्तों? आपका इक्षु होता है। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द युग्मों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? यानी कि एक तत्सम, एक तद्भव या शब्द युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? पहला देखिए क्या कह रहा है, ओखली उलूखन। देखिए क्या कह रहा है भाई, ओखली कह रहा है, फिर आपका उलूखन कह रहा है। तो यहाँ पर ये तो भाई सही त्रुटिपूर्ण है, यहाँ पर ये सही हो जाएगा। इसके अलावा कार्तिक, कार्तिक, ये भी सही है। गोद और गोंद लिखा गया। भाई गोद तद्भव शब्द है जिसका तत्सम जो होता है क्रोड होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्रोड होता है। तो आपका देखा जाए तो ये जो आपका शब्द युग्म है आपका गलत है। और इसके अलावा खीर छीर, ये सारे के सारे आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। समझ में आ गया ना सर? तत्सम तद्भव का शब्द युग्म ये जरूरी नहीं है कि पहले तत्सम हो बाद में तद्भव, बाद में तत्सम पहले तद्भव हो, जरूरी नहीं है। समझ में आ गया ना? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, मुहावरा किस भाषा का शब्द है? मुहावरा, बताइए सर। जो मुहावरा है वो किस भाषा का शब्द है? फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। ठंडी काफ़ी बढ़ गई है, जी हाँ। मुहावरा की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो मुहावरा जो है दोस्तों आपका अरबी भाषा का शब्द है। किसका दोस्तों? अरबी भाषा का शब्द है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी नहीं सर, ए अरबी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अरबी भाषा में आपका अमीर आता है, आदमी आता है, आदम आता है, ईमान आता है, औरत भी शायद आता है, किस्मत, किताब, करीब, ये सारे आपके अरबी भाषा के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग लगा है? बताइए सर। निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग लगा है? अवतार में तो भैया नहीं लगा है, अनुशासन में अनु लगा है, अधिकार में अधि लगा है, लेकिन आ लगा है। लेकिन यहाँ पर आजीवन में अगर देखा जाए तो अधिकार में अधि लगा है, माफ कीजिएगा। आजीवन में देखा जाए तो आपका आ उपसर्ग लगा हुआ है। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और अवतार में अव लगा हुआ है, और अनुशासन में मैंने आपको बता ही दिया है अनु लगा हुआ है। समझ में आ गया ना? तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में से किस शब्द में ऐरा प्रत्यय नहीं लगा है? फटाफट बताइए सर, किस में आपका ऐरा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? आपके सामने ऑप्शन है ममेरा, चचेरा, फुफेरा और सोनार। तो यहाँ पर देखने से लग रहा है क्या हो जाएगा सर आपका? देखो इसमें ऐरा लगा है, इसमें भी लगा है, लेकिन सोनार में देखा जाए तो सोनार में भैया आर प्रत्यय लगा हुआ है। क्या प्रत्यय लगा है दोस्तों? आपका आर प्रत्यय लगा हुआ। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है कि गृहस्थ का विशेषण क्या हो जाएगा? बताइए। जो गृहस्थ है इसका विशेषण क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गृहस्थ, गृहस्थ है, गृहस्थ है, गृहस्थी है या गृहिणी है? जवाब दीजिए यहाँ पर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको पहले भी मैं आपको करवा चुका हूँ। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, गृहस्थ का जो विशेषण होता है वो गृहस्थ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि विशेष्य और विशेषण शब्द युग में त्रुटिपूर्ण की पहचान करना आप सभी को। त्रुटिपूर्ण बताना आप सभी को। घृणा, घृणित, तालु, तालव्य, गर्व, गर्वीला, उत्कर्ष या उत्कर्षित। फटाफट जवाब देते हुए चलिए आप सभी लोग। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी, जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, उत्कर्ष का क्या होता है दोस्तों? आपका उत्कर्षित नहीं होता है, उत्कृष्ट होता है। क्या होता है दोस्तों? आपका उत्कृष्ट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है ये आपका त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि भैया नील गाय में कौन सा समास है?
बताइए नील गाय में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 23, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। अगर नील गाय की बात करते हैं तो नीली गाय यानी कि विशेष से और विशेषण का संबंध है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं कर्मधारय, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सत सई में कौन सा समास है। जो आपका सत सई है, इसमें बताना आपको कौन सा समास है। द्विग समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास। सत सई, सतसई का समास विग्रह करो क्या आ जाएगा, बताइए। सतसई का समास विग्रह करोगे तो 700 का समाहार, यानी कि आपका यहाँ पर पहला शब्द आपका क्या आ गया, 7, यानी कि संख्यावाचक आ गया, तो क्या हो जाएगा आपका द्विग समास हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है कि भैया या रा ला वा, यहाँ पर जवाब देना है आप सभी को। या रा ला वा जवाब देना है आप सभी को। जी हाँ, 55 नहीं, आप लोग 60 सही करके आओ। वो मतलब अब तो इतनी हिंदी की तैयारी हो गई आपकी, 55 60 सब करके आओगे, टेंशन मत लो। चलिए, या रा ला वा मिलाना है। भारतीय गांवों के अभी भारत को सुधार के लिए और राज्यों को बहुत प्रयत्न करना होगा। तो देखा जाए तो भारतीय गांवों के पहले ये हो जाएगा आपका, उसके बाद यहाँ पर भारतीय गांवों के क्या हो जाएगा, सुधार के लिए, यानी कि पहले स्थान पे आ जाएगा सुधार के लिए। रा से आपका एक ही ये स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है। भारतीय गांवों के सुधार के लिए और अभी भारत सरकार को, यानी कि अभी भारत सरकार को और राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करना होगा। यानी कि ये रा, फिर आपका या, और रा या, उसके बाद आपका ला, फिर आपका वाह। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी जवाब हो जाएगा, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, बी आंसर जो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भैया। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, यहाँ पर आपको बताना त्रुटि है या नहीं है। अगर त्रुटि नहीं है तो डी जवाब दीजिएगा, अगर कोई त्रुटि है तो ए बी सी में से कोई जवाब दे दीजिएगा। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, पढ़ने से लग रहा है कहीं ना कहीं त्रुटि दिख रही है ना, पढ़ने से क्लियर हो जा रहा है आपको यहाँ पर। तो भैया क्या हो जाएगा यहाँ पर, विद्यालय में जलपान का, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जलपान को नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जलपान जो है आपका बेसिकली त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। जलपान का उत्तम प्रबंध है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखोगे क्या कह रहा है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, इन चारों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। उस वन में प्रातः काल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में सुबह के समय, देखो प्रातः काल के साथ समय लगा गलत, सुबह के साथ समय लगा गलत, और यहाँ पर सवेरे के साथ समय लगा गलत। तो यहाँ पर देखा जाए तो उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत सुहावना होता था, बिल्कुल सही बात है। तो सी जवाब आना भी शुरू हो गया, तो सी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि भैया पानी बरसता है तो धान सूख जाता है, यह किस प्रकार का वाक्य है। पानी ना बरसता तो धान सूख जाता। तो देखा जाए तो ये किस तरह का वाक्य हो जाएगा। पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, यानी कि 29। फटाफट जवाब दिए सर। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होने की संभावना है, यानी कि यहाँ पर विधिवाचक या संकेतवाचक, बिल्कुल सही बात है। संकेतवाचक जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया ना सर, संकेतवाचक। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है कि भैया निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य की पहचान करना है। मिश्र वाक्य बहुत ही आसानी से इसका जवाब आप लोग दे सकते हो। मिश्र वाक्य पहला देखिए ऑप्शन कह रहा है उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। तो यहाँ पर देखा जाए तो की लग गया ना, और हमने बताया था मिश्र वाक्य में आपका की लग जाए तो मिश्र वाक्य होता ही होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर मिश्र वाक्य हो जाएगा। दूसरा देखो यहाँ पर परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, सरल वाक्य है। क्लियर है। इसके अलावा सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, यानी कि आपका संयुक्त तो वाक्य हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका ये लास्ट है, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है ये भी आपका सरल वाक्य हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है भैया निम्नलिखित में से कौन नौका का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए नौका का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए। 31, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग को जवाब देना भाई। यहाँ पर नौका का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तरड़ी, नाव, तरी या तुंग। बताइए सर। बहुत तरड़ी होता है सर यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं तुंग के बारे में तो याद रखिएगा दोस्तों, जो तुंग होता है वो नौका का नहीं भैया, तुंग जो होता है आपका पर्वत का पर्यायवाची होता है। किसका दोस्तों, आपका पर्वत का पर्यायवाची होता है। और तरड़ी, तरी, नाव ये सारे आपके नौका के पर्यायवाची होते हैं। पर्वत के और भी पर्यायवाची हमने बता रखे हैं, अचल, नग, तुंग और भूधर। क्लियर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया निम्नलिखित पर्यायवाची शब्द युग्मों में से त्रुटिपूर्ण का चयन करना है। त्रुटिपूर्ण का चयन करना भैया। यमुना, अर्कजा, पृथ्वी, निम्नगा, वृक्ष, विटप, रात्रि और छड़दा। यहाँ पर आपको त्रुटिपूर्ण युग्म का चयन करना है। 32 फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर।
यहाँ पर त्रुटिपूर्ण कौन सा है, पर्यायवाची शब्द युग्म है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो यमुना अर्कजा बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी निम्नगा, निम्नगा जो होता है वो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं होता, याद रखिएगा दोस्तों। जितने यहाँ पर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वी का जो पर्यायवाची नहीं होता है निम्नगा। निम्नगा जो है बेसिकली आपका होता है नदी का होता है। किसका होता है दोस्तों, आपका नदी का पर्यायवाची होता है। तो ये आपका त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। उसके अलावा और तीनों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं। पृथ्वी के पर्यायवाची भूमि होते हैं और धरा होता है, उर्वी होता है, लेकिन आपका ये निम्नगा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा जलज का अर्थ नहीं है, बताइए। जलज का अर्थ कौन सा नहीं है, कमल, चंद्रमा, मोती या नक्षत्र। कई बार ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, जलज का मतलब क्या होता है। कमल, चंद्रमा, मोती या नक्षत्र में से कौन सा नहीं होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। तो भैया जलज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो नक्षत्र है वो नहीं होता है, याद रखिएगा। जो नक्षत्र है वो यहाँ पर नहीं होता है। इसके अलावा कमल, चंद्रमा, मोती ये जलज के अर्थ होते हैं। लक्ष्मी भी मछली भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विलोम शब्द युग्म से त्रुटिपूर्ण का चयन करना है आपको। त्रुटिपूर्ण का चयन करना है, आपके सामने ये दिया गया है। आद्य, अंत, उद्धत, विनीत विलोम शब्द युग्म है कायर, क्रूर, चिरंतन और नस्वर। बताइए यहाँ पर त्रुटिपूर्ण कौन सा हो जाएगा, सभी लोग जवाब दीजिए। कायर का विलोम क्या होता है सर आपका, कायर का विलोम क्या हो जाता है सर, बताइए सर। कायर का विलोम क्रूर तो होगा नहीं, क्रूर तो अलग चीज हो जाएगा ना, बिल्कुल सही बात है सर। कायर का विलोम आपका निडर होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन जिसका बी है वो त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। क्रूर का मतलब तो अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल का विलोम शब्द नहीं है, बताइए। सरल का विलोम शब्द कौन सा नहीं है, फटाफट जवाब दिए। क्वेश्चन नंबर 35, सरल। तो भाई सरल का विलोम यहाँ पर देखो, कुटिल है, कठिन है, वक्र है और तक्र है। तो यहाँ पर देखा जाए तो भैया सरल का विलोम कुटिल हो सकता है, कठिन हो सकता है, वक्र हो सकता है, लेकिन भैया जो तक्र है, तक्र आपका सरल का विलोम नहीं होता है। समझ में आ गया ना सर। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है भैया, जिसके हृदय में ममता नहीं है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा। जिसके हृदय में ममता नहीं है, देखिए ममता की बात हो रही है तो निर्मम पहला ही ऑप्शन यहाँ पर देखा है, तो जो निर्मम है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं निर्मम, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। और जिसके हृदय में दया नहीं है, निर्दय हो जाएगा। जिसके पास भय नहीं होता वो निर्भय होता है। और निरंकुश क्या होता है बताइए, बिना अंकुश के लिए, यानी कि निरंकुश, बिना अंकुश का निरंकुश कहलाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। तो यहाँ पर ये जो जीवन जीने की इच्छा है, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। कई बार बता चुका हूँ, पर सर जीवन जीने की इच्छा को क्या बोलते हैं सर, जिजीविषा, जीविका, आजीविका या इनमें से कोई नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आ रहा है सर, जिजीविषा। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं जिजीविषा, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है देखो ध्यान से भैया, कि इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर है, रेखांकित शब्द का मतलब बताना है। टेढ़ी खीर का मतलब क्या होता है, आसान कार्य तो होता नहीं है, कठिन कार्य या असंभव कार्य, दोनों में से आपको बताना है, बी होगा या सी होगा, कठिन कार्य होगा या असंभव कार्य होगा। तो भैया टेढ़ी खीर जो होता है असंभव नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कठिन होता है। टेढ़ी खीर है, बात निकाल तो सकते हो ना। तो ऑप्शन जिसका बी है, जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सघोष वर्ण कौन सा है, बताइए सर। सघोष वर्ण मैं आपको बता चुका हूँ, सघोष अघोष में अंतर क्या होता है। सघोष वर्ण कौन सा है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष होता है, पहला और दूसरा अघोष होता है। तो यहाँ पर सघोष क्या हो जाएगा, पा है, बा है, था है और सा है। बताइए सर। तो सघोष की बात कर रहे हैं ना, मैंने बताया तीसरा, चौथा और पांचवा, पा, फा, बा, यानी कि तीसरे पे आपका बा आ रहा है ना, तो बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, गलती नहीं करना है। पा जो आपका घोष हो जाएगा, और सी की बात करते हो आपका घोष हो जाएगा। समझ में आ गया ना सर। क्लियर है ये क्वेश्चन कि नहीं क्लियर है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कल कांति थी। यहाँ पर आपको अलंकार बताना है। क्वेश्चन नंबर 40, फटाफट बताइए यहाँ पर अलंकार कौन सा हो जाएगा। देखिए नवल सुंदर श्याम शरीर, सुंदर श्याम शरीर की, नीरद सी कल कांति, यानी कि नीरद सी कल कांति यहाँ पर कह रहा ना, तो आपका क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर कांति यहाँ पर देखा जाए तो आपका उपमेय है, और नीरद जो है आपका उपमान है, यानी कि नीरद सी कल कांति। तो यहाँ पर उपमेय में उपमान यानी कि उपमा अलंकार। जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर
ए वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। याद रखिएगा उपमा होगा, याद रखिएगा दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा अलंकार बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट होगा, ना कि सी होगा। उत्प्रेक्षा में जनु जानो मनु मानो जब भी आ जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस की बात हो रही ना, हास है, रति है, उत्साह है, क्रोध है, तो बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पर रति, जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं भैया रति, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है आपका रति होता है, उत्साह तो आपका अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है भैया, उत्साह आपका सर वीर रस का उत्साह होता है और क्रोध रस का क्रोध होता है। 42 का जवाब दिए, गुनाहों के देवता के रचयिता कौन है? ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। गुनाहों के देवता, इसके रचयिता बताइए फटाफट कौन हो जाएंगे सर? जवाब दीजिए सर यहाँ पर, गुनाहों के देवता। तो याद रखिएगा दोस्तों, गुनाहों के देवता की अगर हम बात करते हैं तो इसके रचयिता धर्मवीर भारती जी हैं। कौन है दोस्तों? धर्मवीर भारती जी हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब देंगे बी, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हैं। बी वाला करेक्ट जाएगा। बेसिकली आपका एक उपन्यास है और यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो, इनके बारे में एक धर्मवीर भारती जी का एक पेपर में क्वेश्चन बहुत आता है, सूरज का सातवां घोड़ा, शायद आपको इसके पहले भी मिला होगा, सूरज का सातवां घोड़ा। तो ये भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपसे पेपर में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो जो है किस काल की रचना है, फटाफट बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 43 का जवाब दीजिए सभी लोग। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो भैया बिल्कुल सही बात है सर, पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है सर। आदिकाल में रचना हुई थी, चंद्रबरदाई ने किया था। हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट होगा, ना कि ए। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भैया जो अतः है, ये अतः शब्द का समानार्थी पहचानना आप सभी को। अतः शब्द का समानार्थी पहचानना आप सभी को, अन्यथा परिणामतः अतएव या अस्तु। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा सर। यहाँ पर अगर देखा जाए तो अतः शब्द का जो समानार्थी हो जाएगा वो अतएव। जितने लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर अतएव, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए कह रहा है ऊँट के मुंह में जीरा, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बताइए सर। ऊँट के मुंह में जीरा, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए क्या हो जाएगा? फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए। तो बिल्कुल सही बात है सर, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं सी ऑप्शन, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निर्देशक, लाघव, उपदेशक, या आपका यहाँ पर हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर निर्देशक है, लाघव है, उपदेशक है, विवरण है। यहाँ पर बताना कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार है ही नहीं। तो देखा जाए तो उपदेशक, यहाँ पर अगर देखा जाए किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, उपदेशक के बारे में। तो भैया उपदेशक किसी भी प्रकार का विराम चिन्ह नहीं होता है। निर्देशक आपका जो योजक वाला होता है, निर्देशक जैसा होता है। लाघव की बात करते हैं तो विवरण तो आपका ऐसे होता है, और लाघव की बात करते हैं तो आपका ये हल्का सा ऐसे लगता है। क्लियर है? तो कॉमा जैसा होता है। तो यहाँ पर ये हो गया आपके। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि भिन्नार्थक शब्द का चयन करना आप सभी को। भिन्नार्थक शब्द का यहाँ पर चयन करना आप सभी को, बताइए क्या हो जाएगा? 47, फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए सर। पावक है, अनल है, अनिल है और कृषाणु है। यहाँ पर अलग क्या हो जाएगा सर? पावक, अनिल, कृषाणु। अगर इनकी बात करते तो ये हवा के पर्यायवाची है ना सर। लेकिन जो सॉरी, यहाँ पर पावक, अनिल, कृषाणु, माफ कीजिएगा, पावक जो आपका अग्नि का है, कृषाणु भी आपका अग्नि का है और अनिल भी आपका अग्नि का है। लेकिन हम बात करते हैं अनिल के बारे में तो ये आपका हवा का पर्यायवाची है। अग्नि उल्टा हो गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका बी है वो आपका क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। समझ में आ गया ना सर? चलिए आते हैं हम लोग एक एक प्रैक्टिस। देखिए 48, 49 और 50 वो आपका गद्यांश का था, वो आप लोग कर ही ले जाओगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रैक्टिस की तरफ। उसका जो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जवाब दीजिए सर, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी प्रदेश की बोली है? कौन सी पहाड़ी प्रदेश की बोली है? फटाफट जवाब दीजिए सभी लोग। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भैया कुमाऊनी, बिल्कुल सही बात है सर। कुमाऊनी हो गया, गढ़वाली हो गया, ये पहाड़ी क्षेत्र की बोलियां होती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो एक का क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सी आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? बताइए, आपको यहाँ पर बताना है कौन सा संयुक्त स्वर है। बड़ा और ई और ऊ में आपका संयुक्त स्वर बताइए कौन सा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखा, एक आपका ए होता है, एक आपका ऐ होता है, एक आपका औ होता है, इसके अलावा आपका ओ भी होता है। तो ये आपके 4 संयुक्त स्वर होते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, औ, बिल्कुल सही बात है। सी जो है ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये आपका संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा बड़ा है, बड़ी है, बड़ी हो, ये आपका नहीं है। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि
का वर्ग का उच्चार स्थान क्या हो जाएगा? का वर्ग की बात कर रहा है, बताइए सर। चलिए बिल्कुल सही बात है सर, का वर्ग की बात करते हैं तो भैया का वर्ग का उच्चार स्थान कंठ होता है। का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा यहाँ आपका तालु होता है। पा फा बा भा मा ओष्ठ होता है। ता था दा धा ना तंत्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए और ए वर्ड हैं, तो बताइए सर जो ए है और ए है ये कैसे वर्ड हैं? क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए सर। ए और ए, देखिए कंठ और तालु, ए तो कंठ और तालु दोनों का यूज किया जा रहा है ना, तो कंठ तालव्य है। बहुत ही कई बार मैं आपको बता भी चुका हूँ, तो यहाँ पर कंठ तालव्य जो लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। देवेश में कौन सी संधि है? देवेश का संधि विच्छेद करिए और संधि आपके सामने होगी। देवेश, देव प्लस ईस, बड़ी लगेगा, देव प्लस ईस मिलके बनता है आपका देवेश। तो यहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी सर, बताइए। देव प्लस आ प्लस ई मिलके ए हो जा रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका गुण संधि का उदाहरण है। किसका दोस्तों? आपका गुण संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भैया, षड दर्शन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? षड दर्शन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, पहला जो ऑप्शन है सट प्लस दर्शन, बिल्कुल सही बात है। ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निह प्लस गुण का सही संधि क्या हो जाएगा? निह प्लस गुण का सही संधि क्या हो जाएगा? 7, फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए सर। निह प्लस गुण, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार बता चुका हूँ। निर्गुण होगा, लेकिन कौन सा निर्गुण होगा? बी वाला, बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका निर्गुण निह प्लस गुण का सही संधि है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी दोस्तों हो जाएगी आपकी? विसर्ग संधि हो जाएगी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है? अशुद्ध वर्तनी यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? उन, मिलित, अशुद्ध वर्तनी यहाँ पर संन्यास, तिरस्कार, बताइए सर यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी कौन सा हो जाएगा? यहाँ देखो उन्मीलित बिल्कुल सही लिखा गया है। इसके अलावा तिलांजलि भी सही है, तिरस्कार भी सही है, लेकिन संन्यास की बात करते हैं। देखो संन्यास में यहाँ पर ये जो है आपका त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। क्यों त्रुटिपूर्ण होगा? संन्यास आपका इस तरह से लिखा था, सा पे ऊपर रखता है या फिर सा, तो संन्यास सा पे के ऊपर भी आपका एक लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना सर? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो कह रहा है शुद्ध वर्तनी आपको पहचानना है, फटाफट बताइए सर। विषाद, सत्वगुण, सांकल और निर्दयी, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? शुद्ध वर्तनी अशुद्ध वर्तनी से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। 60 क्वेश्चन आने हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन तो जरूर आएगा आपका। शुद्ध वर्तनी यहाँ पर आपका देखा जाए तो सत्वगुण नहीं होता है सर, सत्वगुण नहीं होता, सत्वगुण होता है। शांकल में देखा जाए तो ये चंद्र बिंदी लगती है। और निर्दयी में देखा जाए तो निर्दय होता है, निर्दयी कुछ भी नहीं होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखा जाए तो शुद्ध वर्तनी आपका सिर्फ और सिर्फ विषाद हो जाएगा। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन जो है जितने लोग दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है संध्या ने कहा मनुष्य नश्वर है, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? संध्या ने कहा मनुष्य नश्वर है, देखिए विराम चिन्ह आपका ये वाला लगा हुआ है ना, तो बताइए कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? फटाफट बताइए सर। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, लाघव, प्रश्नवाचक, अवतरण या त्रुटि विराम। क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए सर। तो अवतरण या उद्धरण, जितने भी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी अवतरण, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको अवतरण भी बोलते हैं या उद्धरण भी बोलते हैं, तो दोनों एक ही चीज़ होता है, याद रखिएगा। समझ में आ गया ना? दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। ये दोहरा अवतरण है, एक आपका एकल अवतरण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि छोटे बच्चे की मुस्कुराहट अत्यंत प्यारी है। छोटे बच्चे की जो मुस्कुराहट है वो अत्यंत प्यारी है। इस वाक्य में मुस्कुराहट शब्द में कौन सी संज्ञा है? चलिए मुस्कुराहट शब्द में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, मुस्कुराहट यानी कि एक भाव उत्पन्न हो रहा है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो कह रहा है भैया निम्नलिखित में से किस शब्द में एक वचन का प्रयोग किया गया है? लता, नदी, वस्तु और सोना, किस शब्द में एक वचन का प्रयोग किया गया? फटाक से बताइए सभी लोग। लता, वस्तु, अच्छा किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? सदैव, यहाँ पर होना चाहिए प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, ये आपको बताना है, या बेसिकली आपको बताना है सदैव एक वचन में ही होता है।
तो यहाँ पर देखा जाए तो सोना, बिल्कुल सही बात है सर। सोना जो है आपका, इनका प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना सर। 13 का क्या हो जाएगा सर आपका, द्रव्यवाचक। हमेशा याद रखिएगा, जो आपके द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं, जो द्रव्यवाचक जो संज्ञा होती है उनका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। जैसे उसके पास बहुत सोना है, कभी ऐसा नहीं उनके पास बहुत सोने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया रानी चाकू से सब्जी काटती है, यहाँ पर कौन सा कारक है। रानी जो है चाकू से सब्जी काटती है, यहाँ पर आपको कारक बताना है, कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सभी लोग जवाब दीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर चाकू से है ना, और सब्जी काटती है, यानी कि यहाँ पर करण कारक, देखा जाए तो करण कारक हो जाएगा। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करण से होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो भैया कह रहा है कि ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। तो ये जो कोई है ये आपका कैसा सर्वनाम है बताइए। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, अब कोई बताइए कैसा सर्वनाम हो जाएगा। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या निजवाचक या पुरुषवाचक। जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो भैया ये निश्चित नहीं है, कोई आ जाए ना, कोई भरोसा नहीं कौन आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है अनिश्चयवाचक, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो देखिए कह रहा है मेरा कुत्ता काला है। इस वाक्य में जो काला है वो कौन सा विशेषण है बताइए। मेरा कुत्ता काला है, ये काला जो है कैसा विशेषण है। विधेय, विशेष, परिमाण या गुणवाचक। तो बिल्कुल सही बात है, काला किसी रंग बता रहे हैं तो ये आपका गुण बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। वैसे यहाँ पर गुण एग्जैक्ट रूप में देखा जाए तो गुणवाचक करेक्ट होगा क्या। देखिए मेरा कुत्ता काला है, जी हाँ। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है कि मैं लड़के का को वेद पढ़ाता हूँ। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है बताइए। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, यहाँ पर क्रिया कौन सी हो जाएगी। 17 का जवाब दिए सभी लोग। लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, तो देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, द्विकर्म, दो दो कर्म हो गए ना यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, यहाँ पर लड़के को और वेद दो दो कर्म है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका दो कर्म क्रिया हो जाएगा। समझ में आ गया ना सर। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो करेक्ट होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि मैंने पुस्तक पढ़ी यह वाक्य है। मैंने पुस्तक पढ़ी यह कैसा वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 18, फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि अभी आपको 10 क्वेश्चन लास्ट में करंट अफेयर के भी करवाने हैं क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। तो भैया मैंने पुस्तक पढ़ी, अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कृतवाच्य। कृतवाच्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना सर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वह जा रहा है। इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा हो जाएगा। वह जा रहा है, कौन सा काल है सर, रहा है, यानी कि वर्तमान काल है लेकिन अभी आपका पूरा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम लोग, तात्कालिक वर्तमान काल। क्या हो जाएगा सर आपका, तात्कालिक वर्तमान काल। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कॉन्टिन्यूअस। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिवाचक अव्यय है बताइए। यहाँ पर बताना है आपको कौन सा स्थितिवाचक अव्यय है। फटाफट जवाब दीजिए सर, बाहर, इधर, यहाँ या अब। तो यहाँ पर अगर स्थिति की बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो बाहर है और यहाँ है, तो इन दोनों में लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। बट यहाँ पर जो आपका बाहर है वो करेक्ट होगा। देखो यहाँ आपका, यहाँ यानी कि ये निश्चित वाचक हो जाएगा, स्थितिवाचक अव्यय नहीं हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्थिति दिखा रहा है ना वो बाहर है, यहाँ पर ऑप्शन जो इसका ए है वो ज़्यादा करेक्ट होगा, जबकि बी यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा। समझ में आ गया ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि आंधी आई और पानी बरसा। यहाँ पर जो और शब्द है वो कैसा अव्यय है। ये तो बहुत ही आसान है, कई बार बता चुका हूँ। जो और है वो किस प्रकार का अव्यय है बताइए सर। और की अगर हम बात करते हैं, संबंध तो दिखा नहीं रहा, परिमाण दिखा नहीं रहा है, समुच्चय दिखा रहा है। तो बिल्कुल सही बात है। तो जो और है वो आपका क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। तो जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है मोहन नहीं आने वाला है। इस वाक्य में नहीं जो है वो कौन सा निपात है। मोहन नहीं आने वाला है, तो कैसा निपात है सर, नकारार्थक या निषेधात्मक। दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा ये निषेधात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, निषेधात्मक हो जाएगा। और नकारात्मक अलग, नकारार्थक अलग चीज होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भैया मक्खी का तत्सम क्या हो जाएगा बताइए सर। मक्खी का तत्सम आप सभी को बताना है क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर, मक्खी का जो तत्सम होता है आपका मक्षिका होता है। क्या होता है दोस्तों आपका, मक्षिका होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है कि निम्नलिखित तत्सम और तद्भव युग्मों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है बताइए सर। तत्सम और तद्भव
युग्मों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण हो जाएगा? तो जैसे पहला यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है भैया, यहाँ पर पहला कह रहा है भंवर और भ्रमर, तो बिल्कुल सही बात है, भंवर और भ्रमर होता है। इसके अलावा बुआ और पितृश्वासा, ये भी बिल्कुल सही बात है। बुआ जो होती है पितृश्वास यानी कि पितृ की बहन मतलब की साइड से होती हैं। इसके अलावा मच्छर और मत्सर, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये भी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन बात करते हैं बेल के बारे में, तो बेल तद्भव शब्द है जिसका जो तत्सम होता है वो बिल्व होता है। बिल्व होता है, क्या होता है दोस्तों आपका? बिल्व होता है। और बैल भी आपका एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होता है क्या होता है? बलिवर्द होता है। कई बार आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। समझ में आ गया सर? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि भैया निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? बताइए सर, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा आपका तद्भव शब्द है। रक्तिका, शलाका, लोभी और विक्षोभ। बताइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 25, सभी लोग जवाब दीजिए सभी लोग। यहाँ पर देखा जाए तो तद्भव शब्द की बात हो रही है, तो लोभी जवाब आना शुरू हो गया। तो लोभी जो है दोस्तों आपका तद्भव शब्द हो जाएगा जिसका तत्सम होता है लुब्ध। क्या होता है दोस्तों आपका? लुब्ध होता है। और यहाँ पर और सारे के सारे आपके तत्सम दिए ही गए हैं। रक्तिका का रत्ती होता है, शलाका का सलाई होता है, विक्षोभ का विक्षोभ होता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सितार किस भाषा का शब्द है? बताइए सर, सितार जो है किस भाषा का शब्द है? क्वेश्चन नंबर 26, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। चलिए, सितार किस भाषा का शब्द है? तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों सितार के बारे में, तो सितार जो है आपका फारसी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? फारसी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अधि उपसर्ग, क्लियर है, अधि उपसर्ग लगा हुआ है? तो भाई अगर हम बात करते हैं अधि के बारे में, तो अधि में देखो अभी अप अति लगा है, लेकिन यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आपका ये अधि उपसर्ग का हो जाएगा। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं भैया अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है? बताइए, यहाँ पर बताना है किस शब्द में आपका प्रत्यय जो है नहीं लगा है। झूला है, झाड़ू है, बेलन है और दुबला है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो दुबला, देखो झाड़ू में भी लगा हुआ है उ प्रत्यय लगा है, झूला में आ प्रत्यय लगा है, बेलन में अन प्रत्यय लगा है। बेलन में देखा जाए तो सॉरी अन नहीं ना प्रत्यय लगा है। लेकिन अगर हम दुबला की बात करते हैं तो दुबला एक मूल वाक्य, यहाँ पर कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। क्लियर है? दु उपसर्ग लगा है बला में। तो ऑप्शन जो इसका सी डी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में ता प्रत्यय नहीं लगा है? बताइए कौन सा शब्द है जिसमें ता प्रत्यय नहीं लगा है? लघुता, शत्रुता, वीरता और मनुष्यता, मनुष्यत्व। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जवाब तो ये तो सिंपल सा है भाई, ता प्रत्यय किसमें नहीं लगा? बी वाले ऑप्शन में नहीं लगा हुआ है। तो इसको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो कह रहा है भैया क्लेश का सही विशेषण क्या हो जाएगा? क्लेश, यहाँ पर क्लेश दिया गया है। क्लेश आपका एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण बताइए क्या हो जाएगा? क्लिष्ट होगा, लेकिन कौन सा क्लिष्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। बिल्कुल सही बात है, ये शुद्ध वर्तन में लिखा है। तो ऑप्शन जिसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो कह रहा है भैया निम्नलिखित में से विशेष विशेषण शब्द युग्मों में से त्रुटिपूर्ण की पहचान करना है। विशेष विशेषण शब्द युग्मों में से त्रुटिपूर्ण की पहचान करना है। 31, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। 31 का जो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 31। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर विशेष से और विशेषण शब्द युग्मों की बात करते हैं तो यहाँ पर ताप और तप्त, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? ताप आपका विशेष्य है और यहाँ पर जो तप्त, तप्त यहाँ पर ताप्त लिखा है, बट यहाँ पर देखा जाए तो त्रुटिपूर्ण यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, सी वाला। तप्त होता है, क्या होता है दोस्तों आपका? तप्त होता है, ना कि ताप्त होता है। तो यहाँ पर सी वाला जो है आपका त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, राज दरबार में कौन सा समास है? राज दरबार में आपका कौन सा समास है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है सर। राज दरबार कई बार बता चुका हूँ सर। राज दरबार यानी कि राजा का दरबार, तो क्या हो जाएगा आपका? तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि भैया शीतोष्ण में कौन सा समास है? जो आपका शीतोष्ण है आपको बताना है यहाँ पर कौन सा समास है। शीतोष्ण, शीतोष्ण का मतलब क्या होता है? शीत और उष्ण। क्या होता है दोस्तों आपका? शीत और उष्ण, यानी कि आपका और लग गया तो आपका क्या हो जाएगा सर? आपका द्वंद्व समास। दोनों पद आपके प्रधान हैं, तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा पदबंध है? बताइए यहाँ पर कौन सा आपका संज्ञा पदबंध है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 34,
रात काम में लगा हुआ किसी न किसी तरह, यहाँ पर संज्ञा है नहीं, यहाँ पर देखा रात को पहरा देने वाला। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है सर। डी वाले की बात करते हैं, रात को पहरा देने वाला, यहाँ पर संज्ञा पदबंध है। काम में लगा हुआ यानी कि काम में विशेषण पदबंध हो जाएगा। किसी न किसी तरह यानी किसी न किसी तरह, तो आपका यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। और यहाँ पर जाता रहता था यानी कि जाता रहता था, तो ये आपका क्या हो जाएगा सर, जाता रहता था यानी कि क्रिया पदबंध हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है कि मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, यह वाक्य में वह कहाँ है कौन सा उपवाक्य है, बताइए सर। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, इस वाक्य में जो वह कहाँ है ये कौन सा उपवाक्य है। 35 फटाफट जवाब दिए सभी लोग। जवाब देखिए आना शुरू हो गया, तो संज्ञा उपवाक्य, बिल्कुल सही बात है। तो जो वह कहाँ है ये आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ए ऑप्शन, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए, बताइए। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए सर, उद्धत, प्रबुद्ध, उद्धत या संबद्ध, बताइए सर। सजग तो सबने सुना होगा, बट यहाँ पर इसका जवाब देना 36 में। तो याद रखिएगा भैया, देश नागरिक के लिए सबको उद्दत रहना चाहिए। ऑप्शन जो इसका बी है करेक्ट हो जाएगा। उद्दत का मतलब होता है तैयार। क्या होता है दोस्तों, आपका तैयार होता है। तो देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को तैयार रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आपको अव्यवस्थित क्रम है, ये वाला तो आप कर ही ले जाते हो, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप लोग मिला ही ले जाते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको कर लीजिएगा, टाइम क्यों वेस्ट किया जाए। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित पंक्तियों में सही अलंकार का चयन करना आपको। पानी विच मीन प्यासी मोहि सुन सुन आवे हासी। पानी विच मीन प्यासी मोहि सुन सुन आवे हासी, यहाँ पर आपको बताना है अलंकार। तो देखा जाए तो पानी विच मीन प्यासी यानी कि देखा जाए तो पानी के अंदर मीन को प्यास कैसे लग सकती है, कैसे लग सकती है, यहाँ पर यानी कि क्या हो जाएगा आपका विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। ये देखिए अतिशयोक्ति नहीं है सर आपका, ये विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा, जहाँ कारण रहते हुए भी कार्य नहीं होता है। भाई यहाँ पर कारण है यानी कि पानी के अंदर जो है मीन मछली है, लेकिन उसके बाद भी उसको प्यास लगा है, यानी कि कारण होते हुए भी उसको प्यास लग रहा है, तो यहाँ पर विशेषोक्ति हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि भाई किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं और 14-12 पर यति होती है, बताइए। किस छंद में 24 मात्राएं होती हैं और 14 और 12 पर यति होती है। मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूँ, तो याद रखिएगा 26 मात्राएं आपकी गीतिका छंद में होती है और साथ ही साथ उसमें 14 और 12 पर यति होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, बताइए सर। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, तो भैया क्रोध है, उत्साह है, भय और विस्मय है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्रोध, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, तो दोस्तों आपका क्रोध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। कई बार बता चुका हूँ सर, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। बिल्कुल सही जवाब आ रहा सर, कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जीवनी है, इन चारों में बताना आपको कौन सा जीवनी है। नीड़ का निर्माण, फिर चिंतामणि, आवारा मसीहा या अतीत के चलचित्र। तो लास्ट वाला तो रेखा चित्र है। और 42 में अगर देखा जाए तो आवारा मसीहा, आवारा मसीहा जो है बेसिकली आपका विष्णु प्रभाकर जी की कृति है और ये बेसिकली शरद चंद्र चटर्जी जी की जीवनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है भैया, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। सबको पता होना चाहिए भैया, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे इसका अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। फटाफट सभी लोग जवाब देते चलेंगे। तो जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भैया याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि भैया किसी बात पर शर्मिंदा होकर के क्रोध करना, यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है सभी को। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। युद्ध मचाया जा रहा है, युद्ध किया जा रहा है, युद्ध लड़ा जा रहा है, युद्ध हो रहा है। तो इसमें युद्ध क्या किया जाता है, युद्ध तो होता है, बिल्कुल सही बात है सर, युद्ध हो रहा है। युद्ध मतलब लड़ा नहीं जा रहा है, युद्ध हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भैया, निम्नलिखित में से कौन सा मूक का अनेकार्थक शब्द नहीं है, बताइए। मूक का अनेकार्थक नहीं है। देखो चुप, शांत, विवश या गूंगा। 45 कई बार मैं आपको करवा चुका हूँ। तो यहाँ पर देखा जाए तो मूक का अनेकार्थक शब्द यहाँ पर जो शांत है वो नहीं होगा, क्योंकि भाई शांत तो मैं भी बैठ सकता हूँ, लेकिन जो मूक होता है वो चुप, विवश या गूंगा होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो शांत है इसका अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विवश नहीं होगा सर, सी वाला करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है,
पार्थिव शब्द के लिए सही वाक्य का चयन करना है। पार्थिव, पार्थिव शरीर आपने सुना होगा ना, तो पार्थिव का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग का शरीर जो है पार्थिव होता है, तो क्या हो जाएगा सर? जिसका संबंध पृथ्वी से है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, जिसका संबंध पृथ्वी से होता है वो आपका पार्थिव होता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द युग्म का चयन करना है जो इसके अर्थभेद हो, यानी कि अंश और अंश। बताइए, अंश है और अंश है, इसका अर्थभेद क्या हो जाएगा? जो आपका ये वाला अंश होता है, इस वाले अंश का मतलब सबको पता है भाग होता है, लेकिन इस वाले अंश का मतलब क्या होता है? कंधा होता है। क्या होता है दोस्तों? आपका कंधा होता है। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? कंधा और भाग, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो करेक्ट होगा, ना कि ए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी पर टिक कर देंगे। क्लियर है दोस्तों? तो हिंदी के देखा जाए तो 47 उसमें 47 इसमें करवा दिए। 3 कोश्चन जो मैंने छोड़े थे वो आपके किसके थे सर? गद्यांश या पद्यांश वाले थे। अब हम लोग कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। अभी देखिए आपके पास काफ़ी टाइम है, खत्म करते हुए चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसान कॉल सेंटर से किस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकेगी? बताइए सर, किसान कॉल सेंटर से किस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकेगी? याद रखिएगा, किसान कॉल सेंटर। तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है, पीएम किसान योजना। बिल्कुल सही बात है सर, पीएम किसान योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे इसके बाद। तो याद रखिएगा जो किसान कॉल सेंटर था, इसमें 7.5 करोड़ रुपये, 7.5 करोड़ रुपये पंजीकृत, यहाँ पर बेसिकली 7.5 करोड़ रुपये जो है लगे हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये जो कॉल सेंटर है 24/7 रहेगा, और साथ ही साथ पीएम योजना, किसान योजना के तहत किसानों को जो मिलने वाली राशि है वो 6,000 रुपये है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। कितने रुपये भर सर? है 6,000 रुपये है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 11वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? सभी लोग जवाब देंगे। देखो मुझे पता है करंट अफेयर में थोड़ा सा लोगों को डाउट रहता है, लोग गलत करते हैं, बट आपका काम क्या है, आपकी लास्ट टाइम में आप लोग याद कर लो इनको। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 11वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई थी? फटाफट जवाब दिए सभी लोग। तो याद रखिए दोस्तों, ये आपकी पटना में। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, जो लोग करेक्ट दे रहे हैं अच्छी बात है, नहीं दे रहे कोई दिक्कत नहीं, पटना में हुई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा इस जो ये बैठक हुई थी, यहाँ पर टोटल 43 मुद्दों के ऊपर बात हुआ था, विमर्श हुआ था, और आपके टोटल 5 क्षेत्रीय परिषद यहाँ पर गए थे। 5 क्षेत्रीय परिषद गए थे, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी और केंद्रीय। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि 22 अक्टूबर 2019 को किस क्षेत्र में सुविधा के लिए ढंडोरा ऐप लॉन्च किया गया? बताइए सर, किस क्षेत्र में सुविधा के लिए ढंडोरा ऐप जो है लॉन्च किया गया? शिक्षा, वित्त, रक्षा या रेल? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ढंडोरा। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो ढंडोरा ऐप है वो बेसिकली आपका रेल के लिए, किस क्षेत्र में दोस्तों? रेल के लिए। याद रखिएगा दक्षिण रेलवे ने इसका निर्माण किया है, दक्षिण रेलवे ने। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये बेसिकली जो आपका ये ढंडोरा ऐप है, ये किससे संबंधित है? जो आपका किराए होता है, किराए में जो आपकी कटौती होती है, रियायत होता है, उनसे संबंधित आपके लिए ये ऐप जो है लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया 1 से 10 नवंबर तक चलने वाले हुनर हाट मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया जाएगा? 1 से 10 नवंबर तक चलने वाले हुनर हाट मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश में बताइए कहाँ पर किया जाएगा? याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हुनर हाट अगर कहीं आपके सामने आता है तो आपको लगाना है भैया प्रयागराज। जानते हुए चलिए, इंपॉर्टेंट है, तो प्रयागराज में। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया अक्टूबर 2019 में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सरबत दा भला एक्सप्रेस ट्रेन को नई दिल्ली स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन किस पवित्र स्थान से होकर गुजरेगी जहां गुरु नानक देव ने अपने जीवन के 14 वर्ष बिताए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्या कह रहा है भैया, अक्टूबर 2019 में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सरबत दा भला एक्सप्रेस ट्रेन, ये दिल्ली से स्टार्ट हुआ है, और ये ट्रेन किस पवित्र स्थान पर? तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सर? बी है, सुल्तानपुर लोधी। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है सुल्तानपुर लोधी, लुधियाना इंटरसिटी, बेसिकली नई दिल्ली से लेकर लुधियाना इंटरसिटी तक ये जाएगी, और ये सुल्तानपुर लोधी नामक स्थान से होकर गुजरेगी जहाँ पर गुरु नानक देव ने अपने जीवन के 14 वर्ष बिताए थे। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये किस पर्व पर चलाया गया ये भी याद रखिए, ये जो गुरु नानक देव हैं उनके 550वें प्रकाश वर्ष के पर्व पर मनाया गया। प्रकाश पर्व के अवसर पर ये जो है स्टार्ट किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने किस राज्य में की गई खुदाई के पहले चरण के दौरान लगभग 2000 वर्ष पूर्व के स्वर्णमुखी नदी के किनारे स्थित एक व्यापार केंद्र, ईंटों की संरचना और विष्णु मूर्ति का पता लगाया? बताइए सर,
क्या कह रहा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने किस राज्य में, कौन से राज्य में खुदाई के पहले चरण के दौरान लगभग 2000 साल पहले पूर्व के स्वर्णमुखी नदी के किनारे स्थित एक व्यापार केंद्र यानी कि ईंटों की संरचना और विष्णु मूर्ति का पता लगाया? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। कौन से देश में सर? आंध्र प्रदेश में। तो मुझे पता है कि जवाब इसका सही लोगों को नहीं आ रहा है, बट आप लोग स्किप मत करिए क्वेश्चन को, भागना नहीं आपको। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आपके चुने हुए क्वेश्चन वो लेकर के आगे दे रहा हूँ। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर कि हाल ही में गांधी मेंडला अवार्ड 2019 निम्न में से किस देश के संस्थान द्वारा प्रदान किया गया? गांधी मेंडला अवार्ड, बताइए सर, जो गांधी मेंडला अवार्ड 2019 है वो किस देश के संस्थान द्वारा प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों, गांधी मेंडला अवार्ड दक्षिण अफ्रीका, भारत में लोगों को कन्फ्यूजन है, बट यहाँ पर जो भारत है वो करेक्ट हो जाएगा। किसके द्वारा दोस्तों? भारत के द्वारा। 28 नवंबर 2019 की बात है, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रदान किया गया था ये। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो कह रहा है कि अक्टूबर 2019 में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा ओडिशा मो परिवार यानी कि ओडिशा मेरा परिवार कार्यक्रम की शुरुआत की गई, और इस कार्यक्रम का संयोजक किसे नियुक्त किया गया? तो ये दो चीज़ याद रखिएगा। ओडिशा में जो नवीन पटनायक ने जो स्टार्ट किया है उसका नाम ओडिशा मो परिवार, ओडिशा मेरा परिवार, और इसके संयोजक किसको नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों, अरूप पटनायक। किसको दोस्तों? अरूप पटनायक को। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है करेक्ट हो जाएगा। 25 अक्टूबर 2019 से ये आपका स्टार्ट हुआ है, और अरूप पटनायक को इसका संयोजक चुना गया है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि 31 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी डेटा के अकॉर्डिंग भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? बताइए सर, ये तो सबको पता होगा, भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर देखिए आ रहा है। तो याद रखिएगा भैया, गाजियाबाद। नई दिल्ली नहीं होगा सर, गाजियाबाद। जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जो आपका 31 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आया है, उसके द्वारा जो डेटा जारी किया गया उसके अकॉर्डिंग भारत का जो सबसे प्रदूषित शहर है वो आपका गाजियाबाद है। समझ में आ गया ना? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि 26 अक्टूबर 2019 को किस राज्य में एकीकृत आपात सेवा 112 तथा वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा पहल सवेरा का शुभारंभ किया गया? बताइए सर, 26 अक्टूबर 2019 को किस राज्य में एकीकृत आपात सेवा 112 तथा वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा पहल सवेरा का शुभारंभ किया गया? तो बिल्कुल सही बात है सर, उत्तर प्रदेश। यूपी स्पेशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके यूपी स्पेशल के लिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है, देखिए अब सारे नंबर हटा करके 112 कर दिया गया, ये तो सबको पता ही है, यानी कि 100 नंबर 101। देखो सारे नंबर का मतलब क्या है आपका, ये याद रखना, 100 नंबर, 101 नंबर जो आपका, ये 101 नंबर आपका अग्निशमन का था, इसके अलावा यहाँ पर 102 नंबर जो था, 108 नंबर जो आपका था, और आपका महिला हेल्पलाइन 1090, इन सबको हटा करके आपका 112 कर दिया गया। तो ये चीज़ें इतनी याद रखिए, 1 2 3 4 5 ये नंबर्स। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से किस राज्य में ABADHA स्कीम प्रारंभ की गई है? बताइए, निम्न में से किस राज्य में ABADHA स्कीम जो है प्रारंभ की गई है? फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए सर। 11 फटाफट जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ओडिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। ABA फुल फॉर्म यहाँ पर कई बार आपसे पूछा जा सकता है, ओडिशा यहाँ पर करेक्ट है। ABA यानी कि ऑगमेंशन ऑफ बेसिक एमिनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर, ये इसका फुल फॉर्म है। मैं आपको इसका जब PDF होगा वहाँ पर लिख दूंगा, दे दूंगा, तो टेंशन मत लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जिसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना सर? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि भाई 24 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार, विश्व बैंक और ओडिशा सरकार के बीच ओडिशा में छोटे किसानों की उत्पादन प्रणालियों को सुदृढ़ करने, आमदनी बढ़ाने हेतु, उपज में विविधता लाने और बेहतर ढंग से विपणन यानी कि मार्केटिंग में सहायता प्रदान करने हेतु कितनी राशि का ऋण समझौता हस्ताक्षर हुआ है? बताइए सर, कितनी राशि का? सो बेसिकली ये सारा क्वेश्चन है, इसमें जवाब देखिए कुछ लोग का सही आ रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, $165 मिलियन। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, $165 मिलियन, जो बार बार वहाँ पर बेसिकली आपका सूखा पड़ रहा था, बार बार वहाँ पर प्राकृतिक आपदा आ रही थी, इन्हीं सभी के लिए ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो याद रखिएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है, 17 अक्टूबर 2019 को किस संस्थान ने भारत नवाचार सूचकांक 2019 जारी किया? बताइए, 17 अक्टूबर 2019 को किस संस्थान ने भारत नवाचार सूचकांक जो है 2019 जारी किया? क्वेश्चन नंबर 13, फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए सर। 13 का जवाब क्या हो जाएगा सर? याद रखिएगा दोस्तों, नीति आयोग ने। किसने दोस्तों? नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक 2019 जो है जारी किया है। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में स्वास्थ्य सेवा पर दूसरे भारत जापान सहयोग ज्ञापन MOC के तहत पहली संयुक्त समिति की बैठक JCM संपन्न हुई। बताइए,
क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा यहाँ पर नई दिल्ली, यहाँ पर नई दिल्ली जवाब आ रहा है। तो नई दिल्ली नहीं होगा सर, यहाँ पर टोक्यो हो जाएगा। दूसरा भारत जापान जो हुआ था वो नई दिल्ली में नहीं होता, आपका टोक्यो में हुआ था। पहला वाला आप मान सकते हैं। तो याद रखिएगा 18 अक्टूबर 2019 को, 18 अक्टूबर 2019 को, क्लियर है, ये स्टार्ट हुआ था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से किस वर्ष 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन भारत में किए जाने का प्रस्ताव है। 91वीं इंटरपोल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन महासभा का आयोजन भारत में किए जाने का प्रस्ताव है, किस वर्ष। क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए। तो याद रखिएगा दोस्तों 2022 ईस्वी में, याद रखिएगा। सीबीआई, इसकी मेजबानी कौन करेगा, सीबीआई करेगा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सेंट्रल। और इसके अलावा यहाँ पर जो ये भारतीय स्वतंत्रता की जो 75वीं वर्षगांठ है वहाँ तब किया जाएगा। और याद रखिएगा पहला आपका 1997 में स्टार्ट हुआ था। तो ये रहे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज की आपको जो टेस्ट है कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 100+ मैंने बोला था, 100+ मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए यहाँ पर। और आप लोग इसी तरह टेस्ट चाहते हैं ना, हिंदी भी हो साथ में आपका ऐसे ही करंट अफेयर मिल जाए, तो आप लोग बताइएगा जरूर, कमेंट कर दीजिएगा। और जाते जाते यार लाइक कर दीजिएगा, रिव्यू अच्छा दे दीजिएगा, आपके लिए बेटर रहेगा। क्लियर है। तो कल इसी तरह के एक और टेस्ट में आप सभी के साथ मिलेंगे। और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है सभी को, चलिए बाय बाय।